तो दोस्तों स्वागत है आपका क्लास 12 की एक और नई वीडियो में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का हमने स्टार्ट किया था, ऐसी इस क्लास में हम उसी को फॉरवर्ड टॉपिक ले जाते हैं और पढ़ते हैं उसके कुछ टर्म्स और एक्सप्रेशन, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा कि इसमें हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, जिसके थ्रू हमारा सॉल्वेंट का ओनली ट्रांसफर होता है, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल इन साइज ज्यादा बड़े होते हैं जो सॉल्वेंट एसपीएम को पार नहीं कर पाते। ऐसे हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने डिफ्यूजन में भी पढ़ा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस भी पढ़ा और हमने ये देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो हमारा क्या बताता है कि अगर हम सॉल्यूशन पे प्रेशर लगाना स्टार्ट करेंगे तो एक टाइम बाद हमारा सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या होगा, रुक जाएगा। उस टाइम पे जो प्रेशर लग रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, जो है हमारा अगला टॉपिक जो है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अगर हम देखें रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है और ये हमारा यूज भी होता है एज एन एप्लीकेशन, हमारा यूज भी होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप देखोगे तो ये जो आर है और ओ है तो इसका मतलब क्या है, आरओ में यूज होता है। ये हमारा जो रिवर्स ऑस्मोसिस है ये सिस्टम हमारा किसमें, आरओ में यूज होता है इन अ फिल्ट्रेशन। तो अगर हम बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है, तो मैं डेफिनेशन से बताऊं तो व्हेन pressure greater than osmotic pressure is applied, then वो applied at solution, ठीक है, solution पे लगाएंगे वो तो हमें पता ही है, at solution then reverse of osmosis takes place, ठीक है, that is high to low। जैसे हमने पढ़ा था पहले क्या होता था, लो से हाई यानी क्या होता था, हमारा लो कंसंट्रेशन जहां हमारा सॉल्वेंट है उधर से हमारा सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता था। बट अगर हम अब देखें जो हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस है, इसमें क्या होता है, अगर मैं डायग्राम से बताऊं जो मैंने पिछले उसमें बनाया था कि हमारा क्या है, दो चैम्बर बनाए थे मैंने ऐसे करके, और अगर मैं देखूं इधर मैंने क्या लगाया था, एक पिस्टन लगा दी थी, ठीक है, और इधर पिस्टन किधर की तरफ लगाई थी, प्रेशर अप्लाई करने की लगाई थी, किधर की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ लगाएंगे, क्योंकि वही हमारा प्रेशर डिटरमाइन कब होगा, जब हमारा सॉल्यूशन की तरफ लगाएंगे। ऐसे इधर हमारा क्या है, ओपन है और इधर की तरफ क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। और एक चीज आपको याद रखनी है, जो हमारा ऑस्मोसिस होता है ये ऐसा फिनोमिना होता है जो नेचुरली होता है, इसमें कोई फिजिकल मैकेनिकल हमारी कोई चीज हमें अप्लाई नहीं करनी पड़ती। अगर हम ऑस्मोसिस देख रहे हैं तो ऑस्मोसिस हमारा क्या होता है, नेचुरल होता है। ऐसे अगर हम बात करें कि जो मैंने पिछले बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, मूवमेंट होता है, हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की तरफ जाता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर ऑस्मोसिस चल रहा है और सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, तो ये नहीं है कि इंडेफिनेटली चलता रहेगा, चलता ही रहेगा प्रोसेस। एक टाइम बाद जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, यानी सॉल्वेंट की मात्रा हमारी सेम हो जाएगी दोनों में, तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, वो मूवमेंट हमारा जो हो रहा था, फ्लो हो रहा था, वो रुक जाएगा। ऐसा नहीं है ऑस्मोसिस हमारा इंडेफिनेटली चलता रहता है, तो एक टाइम बाद जब इक्विलिब्रियम पे आ जाता है सिस्टम तो उसके बाद हमारा वो रुक जाएगा। तो ऐसी अगर हम इसमें देखें जो हम रिवर्स ऑस्मोसिस में पढ़ रहे हैं, तो रिवर्स अगर हम नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें जब अप्लाई होता है और ऑस्मोसिस की बात करें तो इधर की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस में जैसे मैंने क्या किया, ये प्रेशर हमने लगाना स्टार्ट किया, इंक्रीज करते गए और जब ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो गया तो उस टाइम पे क्या होगा, मूवमेंट हमारा रुक जाएगा, ठीक है, कहीं भी नहीं जाएगा, सॉल्वेंट कहीं भी मूवमेंट नहीं होगा। बट जैसे जैसे हमने क्या किया, ये प्रेशर जो है वो बढ़ाने लग गए, ऑस्मोटिक प्रेशर से हमने क्या किया, वो प्रेशर बढ़ाने लग गए। तो याद रखना जो सॉल्वेंट का मूवमेंट हो जाएगा वो फ्रॉम हाई टू लो होने लग जाएगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन होने लग जाएगा। ये आपको याद रखना है कि अगर हमने जो हमारा प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ा दिया तो हमारा जो मूवमेंट है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि क्या लिखा है, व्हेन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, जब प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हैं तो उसके बाद होता है क्या, सॉल्यूशन पे तो रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, जो ऑस्मोसिस का उल्टा होने लग जाता है।
कि पहले क्या होता था, लो टू हाई होता था, अब हाई टू लो होने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस, ये हमारा प्योरिफिकेशन में बहुत मदद करता है। अगर मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊं, जो हमारी एप्लीकेशन है रिवर्स ऑस्मोसिस की, बहुत पूछी जाती है, ये हमारी डीसैलिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, डीसैलिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका डीसैलिनेशन यानी उसमें सॉल्ट आने में हमारी मदद करता है। जैसे हम देखते हैं जो प्योरीफाई होता है वाटर, ज़्यादातर हमारे उसमें क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन जो की जाती है वो रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आरओ हम लेते हैं उसमें हमारी रिवर्स ऑस्मोसिस की मदद से हम क्या करें, फिल्ट्रेशन करते हैं। एक तरफ हमारा होता है जो हमारा वाटर होता है जिसमें हमारे इम्प्योरिटीज़ या सॉल्ट की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उसको हम अलग रखते हैं इसमें, और एक हमारा प्योर का हम रख देते हैं सॉल्वेंट। जो हमारा प्योर वाटर है जिसमें इम्प्योरिटी ना के बराबर है, उसको हमने क्या रख दिया, दूसरे चैम्बर में रख दिया। जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई होता है उस मशीन में, तो होता क्या, जैसे हम प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से आगे ले जाते हैं तो हमारा जो इम्प्योरिटी थी, इम्प्योर वाटर था, उसमें जो सॉल्वेंट हमारा प्योर था उसका क्या होगा, मूवमेंट होने लग जाएगा टुवार्ड्स द प्योर, तो हमें जो है मिलता रहेगा हमें प्योर वाटर, और इससे हमारे मदद होगी फिल्ट्रेशन में। तो ये था हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस और इसकी एप्लीकेशन। आगे चलते हैं हम इसके एक्सप्रेशन पे, ऑस्मोटिक प्रेशर की क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर की हमारी क्या एक्सप्रेशन होती है जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला हम ऑस्मोटिक प्रेशर की एप्लीकेशन। तो एक्सप्रेशन पे चलते हैं, जो हमारी एक्सप्रेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने 4 एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं, ये चारों 3 एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो अब है एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, इस वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो जैसे कि हमें पता है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का बहुत रोल होता है, जो हमारा पाई से डिनोट होता है। तो ये याद रखना, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है हमारा सी के, जो हमारी होती है मोलैरिटी। ये एकमात्र ऐसी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मोलैरिटी पे डिपेंड करती है। नहीं तो आपने पीछे जितनी भी पढ़ी है उसमें हमारी जो 2 आती हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो हमारी मोलैरिटी पे डिपेंड करती है। तो अगर आप, क्योंकि इसमें क्या आता है, इसमें टेम्परेचर आ जाता है, ये हमारी क्या है, अगर आप देखोगे इसमें आप प्रेशर को देख रहे हो, ठीक है, तो अगर हम प्रेशर को ले रहे हैं तो आपको पता है प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर, जैसे आपने देखा था PV इक्वल टू में nRT जो होता है, तो इससे अगर आप देखोगे तो प्रेशर का जो रोल होता है और टेम्परेचर का रोल कहीं ना रिलेशन होता है हमारा प्रेशर और टेम्परेचर का। तो इसमें जो प्रेशर होता है पाई की जो हम बात कर रहे हैं, ये पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के भी, ठीक है, जो हमारा पाई होता है वो हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के भी। तो ये है हमारा टेम्परेचर, जो हमारा क्या होगा, केल्विन में लेना है आपको, किसके, केल्विन में लेना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमारी क्या एक्सप्रेशन बन जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, ठीक है, क्योंकि इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हमारा आएगा पाई इक्वल टू में एक कांस्टेंट आता है जो हमारा गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या पे ऐसे लिखते हैं CRT, पढ़ने में सही लगता है, पाई इक्वल टू में CRT। और क्या कांस्टेंट आया हमारा, जो हमारा कांस्टेंट आया वो है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो है हमारा R। तो R की वैल्यू आपको पता है इसमें जो लेनी है, अगर आप R की वैल्यू देखो 8.314 भी होती है, 0.0821 भी होती है, 0.0831 भी होती है, ठीक है। ये ATM वाले प्रेशर के लिए होती है, ये हमारी होती है जूल वाले प्रेशर के लिए, जिसमें पास्कल आता है हमारा। और ये हमारा क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो पास्कल लिख सकते हैं, यहाँ पे पास्कल प्रेशर है उसके लिए, और यहाँ पे हमारा क्या आता है, बार, ठीक है। तो अगर पास्कल का प्रेशर हो तो 8.31 यूज करना है, अगर हमारा ATM में प्रेशर होगा तो 0.0821 यूज करना है, और अगर हमारा बार प्रेशर जो है बार में है तो 0.0831 यूज करना है। तो ये थी हमारी एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैं इसे इलेबोरेट करूंगा आगे तो पाई इक्वल टू में C क्या है, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको भी आप इलेबोरेट कर सकते हो कैसे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर आप देखो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R भी लिख रहा हूं मैं और टेम्परेचर भी, और 1000 से मल्टीप्लाई अगर हमारा क्या है ये ml में होगा। तो ये हमारी ओवरऑल जो हमारी
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ये है। इसमें हमारा पाए क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, सी है हमारी मोलैरिटी, आर है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी है हमारा टेम्परेचर। तो ये हमारी एक्सप्रेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की, जिसमें हमने देखा कि वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और मोलैरिटी पे डिपेंड करता है। और इसी वजह से जैसे आप देख रहे हो कि ये क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो इसी वजह से इसको जो डिटरमाइन करने के लिए बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहा जाता है, बिकॉज कैन बी calculated at different temperature। आप टेम्परेचर चेंज करते जाओ, उस हिसाब से आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो हर डिफरेंट टेम्परेचर पे, जो भी हमारा टेम्परेचर रेंज है, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर सकते हो। तो इसीलिए ये हमारी बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कही जाती है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि इसे डिफरेंट टेम्परेचर पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे ही हम अगला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं इसमें वो हमारी टोनिसिटी, जिसको हम पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा टोनिसिटी। टोनिसिटी मतलब क्या होता है, टोनिसिटी जो होती है अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो बात करते हैं टोनिसिटी की। टोनिसिटी क्या होता है, ये थी हमारी एक्सप्रेशन, जो हमारी चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी की है, उसे आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से हमारी एक्सप्रेशंस है, उससे हमारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे जो भी इस चैप्टर के हैं ज़्यादातर। तो बात करते हैं अब टोनिसिटी की। तो टोनिसिटी की बात करें, टोनिसिटी होता क्या है, टोनिसिटी होता है हमारा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू difference in concentration of solutions। ठीक है, आप ये बोल सकते हो टोनिसिटी हमारा होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जब किसी दो सॉल्यूशन को आपने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग कर रखा है। ठीक है, इसमें भी हमारा क्या होगा, एसपीएम यूज होगा। ठीक है, तो अगर मैं मान लो एक चेंबर लिया मैंने, जिसमें मैंने बीच में क्या लगाई, एसपीएम लगा रखी है, जो हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इधर एक सॉल्यूशन रखा है, इधर एक सॉल्यूशन रखा है, दोनों तरफ सॉल्यूशन है, तो डिफरेंट उनमें क्या है, उनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। मान लो एक है 4 मोलल का, एक है 8 मोलल का, ठीक है, कंसंट्रेशन का, तो उसमें क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, टोनिसिटी कहते हैं। तो अगर हम बात करें किसके थ्रू होगा, एसपीएम के थ्रू। ठीक है, ऑस्मोसिस, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस ही बोलेंगे एक तरीके से जो हो रही है। तो अगर हम देखें फ्लो ऑफ सॉल्वेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन होने की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, हम टोनिसिटी कहते हैं, अगर डिफरेंट कंसंट्रेशन के हमारे दो सॉल्यूशन रखे हुए हैं। ठीक है, और ये कब तक होता रहेगा, सॉल्वेंट का कब तक मूवमेंट होता रहेगा, जब तक हमारी कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे इस चेंबर में हमारा 4 मोलल का, ठीक है, या परसेंटेज बता दूं मैं, यहां मैंने रखा था 4% NaCl का सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, 4% NaCl, ऐसे इधर रखा था मैंने 8% NaCl। तो आपको दिमाग लगाना है, हमें क्या करना है, बराबर होना है। ठीक है, हमें क्या करना है, बराबर करना है, इनकी कंसंट्रेशन क्या करनी है, बराबर करनी है। ये 4 है, ये 8 है, तो लगभग मान लो 6 हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इधर क्या है, 8% है, इधर 4% है। ठीक है, अगर मैं इसका जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, अगर मैं इधर से इधर होगा, अगर मैं कराऊं इधर से इधर, तो मैंने पहले बताया कि इसमें क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन, जब तक मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता रहेगा, किधर भी हो, इधर से इधर या तो इधर से इधर, वो डिपेंड करता है कि बराबर होने के लिए किधर से किधर जाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे करनी है, कंसंट्रेशन सेम करनी है, 4 और 8 है तो 6 मान लो। ठीक है, 6 करनी है, क्योंकि जब तक कंसंट्रेशन सेम नहीं होगी तब तक हमारा सॉल्वेंट का मूवमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये 4 है, 8 है, तो अगर हमें इनकी कंसंट्रेशन सेम करनी है तो इधर क्या है, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, इधर हमारी सॉल्यूट की मात्रा कम है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहां से सॉल्वेंट की मात्रा इधर जाने दूं तो इधर कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी, जो हमारा सॉल्यूट के पार्टिकल है वो बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि सॉल्वेंट कम हो रहा है। तो यहाँ परसेंटेज धीरे धीरे 4 से 5 जाएगी, 5 से 6 जाएगी,
क्योंकि परसेंटेज हम देख रहे हैं जो वो क्या है, वो हमें क्या बता रहा है कि सॉल्यूट की मात्रा कितने सॉल्वेंट में है। तो अगर मैं सॉल्वेंट कम करता जाऊं तो इसकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी NaCl की, तो धीरे 5 होगी और ये 6 हो जाएगी। और इधर की तरफ देखोगे तो सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, तो इसका सॉल्यूट की मात्रा कम होने लगेगी, तो ये भी लगभग 6 पे आ गई। मैंने लेट किया कि बराबर बराबर। तो ये हमने क्या दिखाया इसमें कि सॉल्वेंट का मूवमेंट तब तक होता रहेगा जब तक हमारी कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए दोनों तरफ के चेंबर की, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसी तरीके से समझेंगे टोनिसिटी, जो हमारी क्या होती है टोनिसिटी, कितने टाइप की टोनिसिटी होती है। तो अगर हम देखें टोनिसिटी हमारी होती है 3 टाइप की, ठीक है। टोनिसिटी हमारी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की टोनिसिटी होती है। एक होता है हमारा हाई आइसोटोनिक, देख लो सबसे पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की टोनिसिटी देखेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक होता है हमारे हाइपोटोनिक और एक हमारे होते हैं, एग्जांपल से समझेंगे इन्हें, और एक होता है हमारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम इनमें देखें ये क्या होते हैं, तो अगर आइसोटोनिक की बात करें तो मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन ले रहा हूं, ठीक है। सॉल्यूशन लिया मैंने किसका, NaCl का, ठीक है। NaCl का 9% सॉल्यूशन, ठीक है। जो हमने क्या लिया, ये बाहर लिया, जो हमने कंटेनर क्या है अंदर है, और जो उसके अंदर मैंने क्या बनाया, मैंने उसके अंदर RBC जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं वो बनाया, और रेड ब्लड सेल रख दिए उसके अंदर। और रेड ब्लड सेल के अंदर कंसंट्रेशन कितनी होती है, 9% NaCl की कंसंट्रेशन होती है रेड ब्लड सेल के अंदर, ठीक है। तो अगर आप देखो बाहर जो सेल के RBC सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन है वो भी 9% है, और जो इनके अंदर है वो RBC के अंदर जो परसेंटेज है NaCl की वो भी 9% है। तो अगर आप देखोगे इसमें मूवमेंट कहाँ होगा, ये तो पहले से ही हमारे इक्विलिब्रियम पे चल रहे हैं, कहीं सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे कैसे सॉल्यूशन दिखा रहा है, ये हमारा कैसा सॉल्यूशन है, ये हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अंदर भी इसके भी अंदर आइसोटोनिक, दोनों का सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन सेम। तो हमारी क्या है, ये दिखाते हैं हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें हमारी कंसंट्रेशन अंदर भी और बाहर भी दोनों ऐसी है कि जो हमारी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू कोई फ्लो ऑफ सॉल्वेंट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखो नो मूवमेंट अकर, ठीक है, इसमें क्या होगी, मूवमेंट नहीं होगी, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। किस केस में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में। अगर मैं बोलूं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपो मतलब होता है लो, ठीक है। हाइपो मतलब क्या होता है, लो। और अगर आप देखोगे लो मतलब, जैसे मैंने मान लो दोबारा से कंटेनर लिया, इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन रखा और वो सॉल्यूशन था इस बार हाइपो मतलब 0.9 से कम, ठीक है। जो हमने दोबारा से RBC का एग्जांपल ले रहे, तो अगर मैंने मान लो क्या कर दिया, इसमें RBC का सेल बना रहा हूं, तो RBC के सेल दोबारा से बनाया मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर। तो इस सॉल्यूशन के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर तो क्या होती है 0.9% NaCl, और इसके जो मैंने बाहर सॉल्यूशन लिया है वो मैंने लिया है 0.5% NaCl। तो दोनों NaCl के सॉल्यूशन लिए मैंने। तो इस केस में आप देखोगे कि जो हमारा सेल है, अब तो मूवमेंट होगा कहीं ना कहीं सॉल्वेंट का, क्योंकि आपको पता है कि जो कंसंट्रेशन है वो हमारी सेम नहीं है, तो इसमें टोनिसिटी होगी, क्योंकि डिफरेंस इन कंसंट्रेशन है दोनों सॉल्यूशन के बीच में, तो हमारी कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो अगर आप इसमें फ्लो ऑफ सॉल्वेंट देखोगे, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां से कहां होगा, इसमें फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा यहां से अंदर की तरफ, ठीक है। क्यों होगा वो मैं बताता हूं आपको। जैसे अगर आप देखोगे इधर क्या है, जैसे हमने इसमें देखा, अगर आप इसमें देखोगे उसी से एक बार क्या करो, कंबाइन या कंपेयर करके देखो, तो आप देखोगे इधर क्या कंसंट्रेशन कम है। मैंने पहले यहाँ पे क्या बनाया था, मैंने यहाँ 4% बनाया था, यहाँ पे 8 बनाया था। तो मैंने क्या किया, ये सॉल्वेंट का ट्रांसफर इधर होता हुआ दिखाया, क्योंकि इसमें क्या है, सॉल्यूट की मात्रा क्या हो जाएगी, फिर थोड़ी बढ़ने लग जाएगी विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। इसमें क्या है, सॉल्यूट की मात्रा कम होने लग जाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट बढ़ा रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे तो कहीं ना कहीं परसेंटेज डाउन जाएगी इधर की तरफ, इधर बढ़ती जाएगी। तो वैसे ही हम इसमें देखें तो इधर क्या है, हमारे सॉल्यूट की मात्रा कम है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, इधर हमारी ज्यादा है 0.9%, ठीक है। तो मैंने अगर यहां से इधर की तरफ में सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा तो क्या होगा, इसमें कंसंट्रेशन इधर क्या होती जाएगी, 0.9 से 0.7 पहले आएगी 8, 0.7, तो लगभग अंदर भी 0.7 हो जाएगी और बाहर भी
0.7 हो जाएगी, ताकि क्या हो जाए हमारा कंसंट्रेशन का कोई गैप ना रहे, कंसंट्रेशन सेम हो जाए। तो इस केस में क्या होता है, हाइपोटेनिक के सॉल्यूशन के केस में जो स्वेल होता है हमारा, जो सेल होगा वो स्वेल होगा एंड बस्ट, एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, बस्ट मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कि वो क्या हो जाएगी हमारी, वो बियर कर पाए इतना प्रेशर, जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर इसके अंदर होगा हाई हो जाएगा, और लो प्रेशर होगा यहाँ लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और अंदर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जो अंदर है, अंदर हाई हो जाएगा, बाहर लो ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आप लो ऑस्मोटिक प्रेशर से कंपेयर करो तो बाहर अंदर हो जाएगा लो ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो ये सॉल्यूशन में हो जाएगा लो ऑस्मोटिक प्रेशर, और सेल के अंदर हो जाएगा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, जिससे वो स्वेल होगा और एक टाइम बाद बर्स्ट कर जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे लाइसिस भी कहते हैं। जब ये क्या होता है हमारा बर्स्ट होता है, ये सेल बर्स्ट होता है, इस प्रोसेस को हम लाइसिस भी कहते हैं। और अगर हम देखें हाइपरटोनिक को, ठीक है, तो अगर आपको हाइपरटोनिक पता चल गया तो सेम हमारा उसी से कंपेयर करके उसी से आप समझ सकते हो हाइपरटोनिक का हाइपर मतलब होता है हाई, ठीक है, जैसे बोलते हैं हाइपरटेंशन जब बढ़ जाता है हमारा प्रेशर, तो वैसे ही हमारा क्या है, हाइपर है जब हमारी कंसंट्रेशन इस केस में अगर आप देखोगे तो लो जो हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक किसके रिस्पेक्ट में, हमारा ये जो बाहर जो हमारा सॉल्यूशन है वो है हमारा कैसा सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, क्योंकि लो कंसंट्रेशन का है। ऐसे अगर हम हाइपरटोनिक बोले तो हाइपरटोनिक का मैं यहाँ पे देखो वो बना रहा हूँ, तो ये रेड ब्लड सेल बना दिया मैंने, ठीक है, रेड ब्लड सेल है, मैंने बाहर कंसंट्रेशन कर दी, ठीक है, अब कर दी मैंने 1% NaCl, ठीक है, 1% NaCl, इसके अंदर क्या है 0.9% NaCl है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इस केस में क्या होगा, जो हमारा सेल है, ठीक है, सेल क्या हो जाएगा, सेल के अंदर से जो हमारा सॉल्वेंट है उसका ट्रांसफर होगा टुवार्ड्स द जो बाहर वाला हमारा सॉल्यूशन जो हमने जिसमें हमने रेड ब्लड सेल्स को रखा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1% की तरफ ट्रांसफर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0.9 है, फिर इसकी कंसंट्रेशन कहाँ आएगी, देखो ये क्या है हमारा कम, ये क्या है हमारा ज्यादा, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक। तो ये ज्यादा होने की वजह से तो हमारा मूवमेंट देखो क्या हो रहा है, जैसे इसमें हमने देखा था किधर से, कम से ज्यादा की तरफ, जो कम कंसंट्रेशन हो ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ गया। अगर आप देखोगे 4 इधर क्या है, ये बढ़ने लग गया 5 6, और ये क्या होना चाहिए, कम करने लग गया। क्यों, मैंने अभी आपको बताया। वैसे इसमें देखोगे तो ये 0.9 है, तो यहां से हमारा सॉल्वेंट का ट्रांसफर अगर इधर होगा तो विद जो हमारे सॉल्यूट की मात्रा है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में इसमें वो बढ़ती जाएगी, तो 0.9 से 0.95 हो जाएगी। और इसमें क्या हो जाएगी, अगर बाहर आएगा सॉल्वेंट तो इसकी कंसंट्रेशन जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है बाहर वो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट कम होती जाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट इधर आ रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा 0.95 और इधर भी क्या होगा 0.95, ये हम लेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी हो जाए बट क्या हो जाएगा हमारा सेम कंसंट्रेशन हो जाएगी अंदर और बाहर। जो मैंने बताया जब तक सेम कंसंट्रेशन नहीं होगी तब तक हमारी ऑस्मोसिस चलती जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो इधर क्या हो जाएगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो लो अगर आप देखोगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जो हमारा ज्यादा हाई कंसंट्रेशन का है ये हमारा क्या है, इसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर आप इस केस में बोलो तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहां था, सेल के अंदर, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहां था, सेल के बाहर। अगर आप इधर बोलोगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहां पे होगा, सेल के बाहर, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहां पे होगा, सेल के अंदर, क्योंकि वो क्या है कम है, ठीक है। तो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू कंपेयर करें तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है हाइपरटोनिक, और इस केस में इसके रिस्पेक्ट में क्या है हाइपरटोनिक, ज्यादा वाला। अगर आप इसमें देखोगे हाइपोटोनिक कौन सा है, अंदर वाला इसके रिस्पेक्ट में, और इसमें हाइपोटोनिक कौन सा है, ये वाला बाहर वाला अंदर वाले के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे हम देख सकते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक तो सिंपल है, अगर हमारी दोनों कंसंट्रेशन सेम हो अंदर और बाहर, जिसकी वजह से नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे आइसोटोनिक। अगर हम बात करें इसमें क्या होगा सेल के साथ, तो इसमें सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। और श्रिंक अगर आप किसी, जैसे आप देखते हो अगर आपने कोई जो किशमिश हम रखते हैं अगर वाटर में रखोगे तो क्या होगा, वो किशमिश वो स्वेल कर जाती है। क्यों कर जाती है, क्योंकि इस वाले केस की वजह से बाहर कंसंट्रेशन वाटर का, अंदर जो कंसंट्रेशन है, जो उसके अंदर कोई भी चीज है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है अंदर, और वाटर के अंदर क्या होगी, कम होगी, तो किशमिश क्या हो जाएगी, वो फूल जाएगी एक टाइम बाद। तो वो प्रोसेस को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह कंपेयर कर सकते हैं। जो हमने वाटर रखा था वो हमारा हाइपोटोनिक है, और उसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था किसके अंदर, जो हमारी किशमिश थी। अगर अब हम बात करेंगे और भी हमारे एग्जाम्पल है, जैसे हमारे जो हम अचार रखते हैं, अचार को हम ऐसे NaCl के कंसंट्रेशन में रखते हैं।
हमें ही पता है कि हम जब अचार बनाते हैं तो उसके जो जिस सॉल्यूशन में रखते हैं वो हमारा क्या होता है हाइपरटोनिक, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर का जितना भी सॉल्यूशन, जितना भी जो भी हम रखते हैं, जो भी हम जैसे आम का बना रहे हैं तो आम के अंदर के जितने भी हमारा वाटर कंसंट्रेशन होगी वो बाहर निकल जाता है और वो सूख जाते हैं। इसीलिए सूखते हैं क्योंकि वो क्या होता है श्रिंक कर जाते हैं। तो अंदर कंसंट्रेशन उनकी क्या होती है, अगर हम जिस कंसंट्रेशन में रखते हैं उसे, जिस भी सॉल्ट के सॉल्यूशन में हम उसे रख रहे हैं उसमें क्या होती है हाई कंसंट्रेशन, और जो हमारा आम है उसके अंदर क्या है हमारी लो कंसंट्रेशन उस चीज की NaCl की, जो भी हम यूज कर रहे हैं उसे रखने के लिए। तो इसलिए वो क्या हो जाता है श्रिंक हो जाता है एक टाइम बाद। ऐसी एक और एग्जांपल है हमारा जो एक और एग्जांपल है हमारा किसका, हाइपोटोनिक का, कि जैसा एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं एडिमा। ठीक है, क्या होती है हमारी बीमारी का नाम एडिमा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे टिश्यू में वाटर रिटेंशन हो जाता है, वाटर जो चले जाता है अगर कोई इंसान, कोई पर्सन हमारा क्या करता है ज्यादा सॉल्ट इंटेक करता है। अगर ज्यादा सॉल्ट इंटेक करेंगे तो उससे क्या होता है हमारे टिश्यू में वाटर रिटेंशन होने लग जाता है। किसकी वजह से, इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का टॉपिक, जो हमारी एक लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। इसी के साथ हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है हमारा वांट ऑफ फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्यों हम यूज करते हैं वांट ऑफ फैक्टर, सेम हमारे फॉर्मूले यही रहेंगे जो हमने ये चारों फॉर्मूले पढ़े हैं, बट कुछ इसमें चेंजेस हो जाएगा, कुछ इसमें चेंज होगा। क्यों होगा ये भी अगली क्लास में आपको पता चलेगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं। तो इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर।